हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। दिस साइड योर मेंटोर पुष्पेन सर फॉर सीईटी जनरल टेस्ट एज वेल एज हिस्ट्री। Already we have completed history, modern history playlist as well as medieval history playlist. So you can go and check out that as well. आज हम करेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको वो सारे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे यहाँ पर हमारा पूरा जो भी आर्टिकल्स है थ्रू ट्रिक्स के थ्रू, और आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्वीटी 2024 को लेके। चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले हमारा आता है जो पार्ट नंबर आता है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, और इसमें 1 से लेके 4 आर्टिकल तक आता है। आर्टिकल 1 में आपको बताया गया है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको सिंपली आपको क्या याद करना है बच्चों इसमें कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, एंड देन यू कैन गेट द आंसर थ्रू एमसीक्यूज एज वेल। आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पर, तो आप काफ़ी इजीली वो चीज़ें दे सकेंगे। पहला आर्टिकल है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो इसमें इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको वहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर। तो आपको क्या याद रखना है कि इंडिया के 2 नाम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडिया और भारत। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या था, नेम एंड द टेरिटरी के बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यहाँ पर नए राज्यों की स्वीकृति या फिर उनकी स्थापना के बारे में डिस्कशन चलता है। आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अब चलिए, अगर आपको बच्चों क्या करना है, स्टेट्स में नए राज्य बनाने हैं, जब आपको नए राज्य बनाने होंगे तो क्या करना होगा, वहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर 3 लेना होगा। उसमें क्या क्या आ सकता है, नामों में आपको परिवर्तन करना है, अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है तो आर्टिकल नंबर 3 आ जाएगा। या फिर जो भी मौजूदा राज्य हैं उनके जो क्षेत्र हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है, देन आप वहाँ पर भी आर्टिकल नंबर 3 को लेंगे, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 4 बोलता है द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। तो हिंदी में क्या कहेंगे, धारा 2 और 3 के तहत बनाए गए नियमों में पहले और चौथे अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ेगा, और परिशिष्ट उपांशिक और परिणाम स्वरूप विविध मामलों के लिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आपको जो स्केड्यूल होगा उसमें आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। कौन कौन से स्केड्यूल्स में, तो ये हो जाएगा आपका 1st और 4th शेड्यूल में आपको चेंज करना होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये 4 आर्टिकल थे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड। नाउ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 5 से 11 को डिस्कस करेंगे। 5 से 11 हमारा किस में आ जाता है, सिटीजनशिप में। तो यहाँ पर क्या बात करा गया है, नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में, ठीक है, कि हाँ नागरिकता किसको क्या मिलेगी। 5 से 11 ये आपको याद रखना है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है। 5 से 11 में सबसे पहला आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब कॉन्स्टिट्यूशन की गठन हुई तो वहाँ सिटीजनशिप किसको किसको मिली। छठा कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, जो कि कहाँ से, इंडिया से माइग्रेटेड टू इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे कई लोग आए जो पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उनकी सिटीजनशिप कैसे गवर्न होगी, ये आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है। 7 में क्या बचाया गया बच्चों, कि जो पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान गए उनके क्या राइट्स और रहे, ठीक है। आर्टिकल 8 बताता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर एनआरआई के बारे में बात करा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है कि अगर कभी भी एनआरआई के बारे में आपको आ जाए तो आपको राइट आंसर क्या देना है वहाँ पर। तो एनआरआई के लिए आर्टिकल नंबर 8 है, ठीक है। जो भी भारत से बाहर या फिर भारतीय मूल के हैं और वो बाहर रहते हैं तो उनके क्या नागरिकता के अधिकार हैं, वो सारे गवर्न होते हैं आर्टिकल नंबर 8 से। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आर्टिकल नंबर 9, 10 और 11 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 9 में बताया गया है कि जो लोग, यहाँ पर आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट 9 इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में बात करा जाता है। क्या इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है, तो इंडिया में अलाउड नहीं है। आप अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रह सकती है, दैट इज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इंडिया की सिटीजनशिप रहेगी। अगर आप कहीं और किसी और फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप लेते हो तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रिवॉक कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं तो नागरिक नहीं कहलाएंगे। कहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे, भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, ये आपको याद रखना है।
आर्टिकल नंबर 10 कहते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना, कैसे जारी रहेगा, क्या रहेगा, वो आर्टिकल नंबर 10 में। और आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि पार्लियामेंट होगा जो कि लॉज को रेगुलेट करेगा। कौन से लॉज को रेगुलेट करेगा, रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट करेगा। कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 11 में। ये आपको आई होप समझ आया होगा। पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस करा, देन हमने पार्ट नंबर 2 पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35। ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स में। इसको आपको याद करने के लिए मैंने 2 से 3 ट्रिक बना रखी है, जो कि आप पूरा याद कर सकते हैं सिर्फ ट्रिक्स के थ्रू। और पहला ट्रिक आपको जो आता है, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम, ठीक है, एंड ऑल्सो क्लियर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो ट्रिक है, ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर लेगा, तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा 14 से लेके 24 तक। 24 तक आप पूरा यहाँ से अच्छे से कवर कर सकेंगे, ठीक है, 14 से लेके 24 तक। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे क्या है। तो देखिए, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, गिव्स 6 फ्रीडम एंड क्लियर्स एक्सप्लॉयटेशन। अगेन, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, गिव्स 6 फ्रीडम एंड ऑल्सो क्लियर्स एक्सप्लॉयटेशन। कैसे याद करेंगे, सबसे पहला जो स्टार्ट है 12 और 13, जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 12 में डेफिनेशन के बारे में बात करा गया है, 13 में आपको बात करा गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। ये आपको पहले समझना होगा कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करा है। जो भी अगर कोई भी ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगे, तो उसको नल एंड वॉइड क्लियर करा जा सकता है। कौन कर सकता है नल एंड वॉइड क्लियर, नल एंड वॉइड कौन क्लियर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर सकता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, जो कि आर्टिकल नंबर हमारा 14 से 24 का जो ट्रिक है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 14 में आपको बात करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में, 14 में। तो आप इस तरह याद कर लेंगे, ठीक है। फिर रिमूव्स ऑल डाउट, तो रिमूव्स ऑल से कोई आपको ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन DOUT इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो कहाँ से, 15 से 18 तक, 15 से 18 तक आपका ये कवर कर लेगा। 15 क्या हो जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और रिलीजन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर ओ से क्या हो जाएगा, ओ से आपको याद रखना है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये आपको याद रखना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज आपको रखना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा। आर्टिकल नंबर 17 है यू से, तो यू से क्या है, अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी को अब क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। कौन प्रोहिबिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 17 के थ्रू। यू से आपको याद कर सकते हैं। टी से क्या है, टाइटल, टी से टाइटल, तो आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकेंगे, जैसे राय बहादुर हो गया, ठाकुर हो गया, या फिर कोई भी अब टाइटल हो गया, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 18। तो DOUT से आपको 15 से 18 के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, 18 के बाद जो 19वां आता है, वहाँ पर आपको 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आपका टॉक करता है आर्टिकल नंबर 19। और आर्टिकल नंबर 19 में आपको कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं, एट अराउंड आपके पास है यहाँ पर 6, कितने, 6। और ये आपको याद रखना है कि 6 फ्रीडम्स किसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आर्टिकल नंबर 19। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्या है यहाँ पर, राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फ्रीडम्स यहाँ पर आ जाएंगे, राइट टू फ्रीडम 19 में। अब 19 के बाद जो आपको आ जाता है, अगला ट्रिक आपका आता है 20, 21, 22, 20, 21, 21A और 22। ये चारों आर्ट का आर्टिकल क्लियर से आपका सॉल्व हो जाएगा, CLEARS। अब इसको कैसे आप याद करेंगे, CLEARS को, तो देखिए, C से आपको याद रखना है कन्विक्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस,
ऑफ ऑफेंसेस, अगर आपने कोई गुनाह करा है देन आपको कुछ न कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसके बारे में कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 20 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल से आपको क्या याद रखना है, लाइफ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपको याद रखना है। ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, 21 में। ई से क्या आ जाएगा, एजुकेशन होता है, तो ये आ जाएगा 21A। ए आर अरेस्ट, अरेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 22वां आर्टिकल, बात करेगा अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। ठीक है, ये आपके कुछ हिंट्स हैं जो वर्ड से ही आपको याद हो सकेंगे, और ये जो ट्रिक है कहीं ना कहीं इंग्लिश बच्चों के लिए ज़्यादा फायदे रहेगी जो कि यूज टू रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। क्या हो जाएगा, सी से कन्विक्शन, कन्विक्शन किसके, कन्विक्शन ऑफेंसेस के, कन्विक्शन के प्रोटेक्शन के लिए आपको दिया जाएगा। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ई से एजुकेशन, ए से क्या हो जाएगा, अरेस्ट। यहाँ पर तक आपको याद हो गया होगा 22 तक। 22 के बाद 23 और 24 आता है, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। तो पहले 23वां क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से में है, 23 में, और 24 में है चाइल्ड लेबर या फिर चाइल्ड का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट कर रखा है फैक्ट्रीज वगैरह में। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल नंबर 24 के थ्रू। तो आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से आर्टिकल नंबर 24 तक समझ आया होगा। लेट्स बिगिन, अब हम आगे इसको रिकॉल करेंगे और पढ़ेंगे। तो आर्टिकल नंबर आता है हमारा 14। 14 में क्या दिया गया है, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। ठीक है, और आपको याद भी इसी से करना है कि लॉ, लॉ से आपको याद रखना है। फिर 15 में यहाँ पर आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कौन सा आर्टिकल में आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 15 में। 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता, सभी की समान समान है, एक समान है। 15 बात करता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध कर रखा है। किस बेसिस पर, ये आपको याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीज़ें हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, 14 और 15। 16वां आर्टिकल आपका बात करेगा किस बारे में, तो 16th आर्टिकल आपका बात करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, DOUT आप याद कर लीजिए, आपको आसान से याद हो जाएगा। 15, 16, 17, 18। 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, 16वां बात करता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। 17वां बात करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, और 18 बात करता है उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, उपाधि आप नहीं ले सकते, आप नहीं यूज़ कर सकेंगे पब्लिक प्लेसेस में। चलिए अब आता है हमारा यहाँ पर राइट टू फ्रीडम में आपको किसने दिया है, 6 फ्रीडम्स दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया 19-20 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल। एंड देन 20वां आपका आता है सी से, आपको याद रखना है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये भी आपको याद रखना है। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से आपको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अगर अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल 20 आर्टिकल तक आपने डिस्कस कर लिया है। 21वां आर्टिकल आपका CLEAR, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, CLEAR। ठीक है, 20वां हो जाएगा कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। फिर यहाँ 21वां आ जाएगा क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 21 में। 21A क्या कहेगा, 21A फिर आपको बताया ई से क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। और इसको जब भी ए लिखा है इसका मतलब इसको अमेंड करके, अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है, ये आपको याद रखना है। अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से होता है, 368 से। राइट टू एजुकेशन आपको पता लग गया। 22वां क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो CLEA से अगेन आपको यहाँ पर हो जाएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये आपको याद हो गया होगा 22 तक। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा, 21A बोलता है शिक्षा का अधिकार, और 22वां बोलता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत
से संरक्षण, ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है। कौन से आर्टिकल में? 22वें आर्टिकल में। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर आ जाएगा आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। 23 आपको याद रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, और 24 आपका यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को रोकता है। कहाँ पे? फैक्ट्रीज वगैरह में, कारखानों आदि में बच्चों का रोजगार पर प्रतिबंध, ये आपको याद रखना है 24 तक। अब यहाँ से हमारा आ जाता है स्टार्ट 25, 26, 27 और 28, ठीक है। ओके, तो 25, 26, 27 और 28, अब इसको कैसे याद करा जाए? और यहाँ पर देखिए ये कुछ आपको ट्रिक दिया गया है, कोर टार, COAR, ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कैसे याद इसको करना है। चलिए देखिए, ट्रिक के लिए आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ CORE, कोर टार इनसाइड, कोर टार इनसाइड, कोर टार इनसाइड सडनली, ये याद करने के लिए साला वार कर दिया DPS, मतलब DSP से आप याद रख सकते हैं DPS। तो कोई है जो कह रहा है कोर टार इनसाइड, कोर टार इनसाइड, हमने यहाँ टार छिपा कर रखा था और कोई साला आया जो वार कर दिया DSP ने आया और वार कर दिया, ठीक है। तो ये डकैत वगैरह कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको इसी तरह से याद कर लेना है, कोर टार इनसाइड सडनली साला वार कर दिया DSP या फिर DPS। यहाँ से आपको आप चीज़ें याद कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर 25 से 28 जो आपका आता है, ठीक है, 25 से 28 में आप बात करते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपको याद रखना है। अंदर का कुछ भी याद ना हो, एटलीस्ट ये याद रहेगा तो बेटर है कि 25 से 28 में आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करोगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका कैसा है वो 25 से 28 बताता है, ठीक है। कल्चरल राइट्स जो आपको बताएंगे वो 29 और 30 बताएंगे। तो यहाँ से आपको याद सारी चीज़ें रखना है माइंड में। अब CORE, कोर, कैसे इसको याद किया जाए? तो कोर से आपको याद रखना है, CO से कॉन्शियंस, कॉन्शियंस के बारे में बात करता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, 3 P यहाँ देता है ऑफ रिलीजन। तो आप कैसे बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल नंबर 25 बोलता है, जो कि आप CO से याद कर सकोगे कि हाँ। और RE से आप बात याद कर सकते हो, रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। कैसे? देखिए CORE, तो RE से आप लिख सकते हो रिलीजियस अफेयर्स। तो क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 26? आर्टिकल नंबर 26 बोलता है कि आप अपने जो भी आपका ये है रिलीजन है या फिर उसके अफेयर्स है, उसको आप मैनेज करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, ठीक है। ये आप कैसे याद करेंगे? कोर से, COR। अब आगे आता है COR, कोर टार। अब टा से आपको क्या याद करना है? टैक्सेस के बारे में, टैक्सेस के बारे में TA से बात करा गया है। तो 27वां बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम एज टू पेमेंट, 27वां क्या बोलता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोमेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, CORE, कोर टार, ठीक है। कोर टार इनसाइड, कोर टार इनसाइड, यहाँ से आपको ये 25 से 28 पूरा यहीं पे कवर हो जाएगा। 25 मैंने बताया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर 26वां, टी से टार टैक्सेस, तो क्या हो जाएगा 27वां फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमेशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। आप टैक्सेस पे कर सकते हो, आपको कोई बाध्य भी नहीं कर सकता कि आप टैक्सेस पे करो, दोनों चीज़ आता है इसमें। फिर यहाँ 28वां आ जाएगा आपको कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो। ये कौन सी बात करता है? 28वां क्या बोलता है? तो 28वां बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह आप ये चीज़ें याद कर सकेंगे। कोर टार इनसाइड, कोर टार इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर आए हो आपको समझ आया होगा। 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है। 25वां कहता है
अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार के बारे में। 26वां बोलता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27वां बोलता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। 28वां बात करेगा कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स एंड सर्टन रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा आर्टिकल नंबर 28 तक। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। ठीक है, 29 और 30 में। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो इसको आप इसी तरह डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। क्या है कि प्रोटेक्शन, इसमें माइनॉरिटीज़ और ये आपको आज़ादी मिलती है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। किसके, ये माइनॉरिटीज़ पे है दोनों आर्टिकल। ये भी आपको याद रखना है कि 29वां और 30वां दोनों किस पर है, माइनॉरिटीज़। दोनों किस पर है, माइनॉरिटीज़। 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और 30वां बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़ के राइट्स का प्रोटेक्शन और इनकी आज़ादी की ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकें। ठीक है, कौन, माइनॉरिटीज़। तो 29वां क्या कहता है, 29वां कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और 30वां बोलता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये सारा चीज़ होगा किसमें, 29 और 30 में। ठीक है, अब यहाँ पर 31, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ की जो ट्रिक भी थी वही थी, साला वार कर दिया डीएसपी को आप डीपीएस लिख लेंगे। ठीक है, डीपीएस से क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आप ये जो इसकी ट्रिक यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो साला सेविंग ऑफ लॉज, जब भी आ जाए सेविंग ऑफ लॉज के बारे में, तो यहाँ पर साला से आप याद कर सकेंगे सेविंग ऑफ लॉज। सा ला से लॉ और सा से सेविंग। ठीक है, 31 में क्या बात करता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, एस्टेट्स का एक्विजिशन के लिए जो भी लॉज हैं उनको सुरक्षा करता है। ठीक है, प्रदान देता है। 31 बी क्या कहता है, वैलिडेशन के बारे में बात करेगा। तो वार से आप याद करेंगे वैलिडेशन, वॉर, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 31 सी क्या बात करेगा, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएस। ठीक है, ऐसे लॉज को सुरक्षित रखना जो कि डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की सुरक्षा करते हो। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों की बचत, 31 सी। और 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। और 31 ए संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत। यहाँ तक आपका जाता है कवर अच्छे से, 31 ए बी सी। ठीक है, अब चलिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको एक चीज़ इसमें जरूर याद करना है, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 देता है सुप्रीम कोर्ट को पावर टू इशू रिट्स। क्या इशू करने के लिए, रिट्स इशू करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना। ओके, पार्लियामेंट टू ये हो गया 31-32। ठीक है, 32वां। अब यहाँ से आपको याद कैसे करना है, रैमो इज राइट पावर पौवा पीकर मोर रसरी में लेग फंसा लिया। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक ट्रिक है जो आप बहुत इजीली याद कर सकेंगे। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, 32 से 35 तक। और ये आपका फंडामेंटल राइट्स का लास्ट ट्रिक होगा। तो पूरे फंडामेंटल ट्रिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा और आपको समझाया। ठीक है, पूरा आपका जो फंडामेंटल राइट्स था, ट्रिक के थ्रू आप ट्रिक को रिवाइज करेंगे, आप आराम से आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या क्या था। रैमो इज राइट किस लिए, स्वीटी के लिए, तो आप बेटा बहुत अच्छे से ये कर सकेंगे। बाकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक रहने वाली है। 32 से 35 में सबसे पहले रैमो इज राइट से रेमेडीज़ के बारे में बात करेगा। तो रेमेडीज़ से रैमो आप याद कर लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यहाँ पर रिट्स के बारे में बात करेगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 32 में ही रिट्स आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 32 ए रिपील हो गया तो उसका कोई काम नहीं है। चलिए नाउ मूविंग फर्दर, रैमो इज राइट, रैमो से रेमेडीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब पौवा पीकर, पौवा से आगे होगा पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट। किसकी पावर, पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या करने की, टू मॉडिफाई
राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन एप्लीकेशन टू द फोर्सेस के जो भी राइट्स वगैरह हैं वो कौन गवर्न करेगा, पार्लियामेंट गवर्न करेगा। कौन से आर्टिकल से, 33 से। कौन से आर्टिकल से बच्चों, 33। पौवा पीकर, आगे क्या था, पौवा पीकर मोर रसरी में फंस गया, ठीक है, मोर रसरी में फंस गया। तो मोर रसरी में, पौवा पीकर मोर रसरी में फंस गया, तो यहाँ मार्शल लॉ से आप याद कर सकेंगे मोर, ठीक है, मोर पीकर फंस गया। लेग फंस गया, लेग से आप लेजिस्लेशन, बस यही है। यहाँ लेजिस्लेशन, मोर से मार्शल लॉ जब रहेगा तो कौन सा आर्टिकल में, 34 में बात करा जाएगा। और 33 में पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करेगा कि रेगुलेट कर सकते हैं राइट्स ऑफ फोर्सेस के। 32 में आपको रिट्स का प्रोविज़न याद रखना है अच्छे से। और 32 में रेमिडीज़, रेमोइज राइट से आपको याद रखना है कि हाँ क्या क्या था, ठीक है बच्चों। 32, 33, 34 और 35 आपको फंडामेंटल राइट्स तक पूरा अच्छे से मैंने करवा दिया है। अब यहाँ पर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अब हम यहाँ करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका एक ट्रिक मैंने यहाँ बनाया है, एक ही ट्रिक में आपका ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, सारा कुछ यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक है और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले इस ट्रिक में एक सिंपल सी चीज़ ये है कि इसके वर्डिंग से आपको याद आ जाएगा कि वो वर्ड क्या है, ठीक है। डी है तो शायद से डी से डायरेक्टिव हो सकता है, डी से शायद से डेफिनेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टर्म्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि हाँ क्या क्या रिपीट होते हैं, देन आप उससे माइंड को यूज़ करके आप वहाँ पर ला सकोगे कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम अब आपको ऐड अगर आपको लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड से क्या हो सकता है, ऐड से हमेशा एजुकेशन के ही बारे में बात होगा, तो आप ये जोड़ सकोगे कि एजुकेशन। यहाँ तो वेजेस लिखा है तो वेजेस से आप डायरेक्टली याद कर सकोगे। अब यहाँ से PAR, पार से क्या हो सकता है, पार्लियामेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह आप ये चीज़ें याद कर सकोगे कि हाँ क्या क्या रहता है और क्या क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये 3 MSP से आप कुछ हो सकता है, जो भी आपको अभी बताया जाएगा कैसे क्या ट्रिक्स है। NV से देखिए, NV से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको याद रहेगा तो NV से अगर बात भी करेगा तो ये एनवायरनमेंट के बारे में बात करेगा। देन आप इस तरह याद करोगे। एनी से क्या आता है, देखिए मेरे माइंड में तुरंत आ जाता है कि एनी से एनिमल होगा, ठीक है, एनिमल होगा। तो इस तरह आपको बच्चों एक बार दो बार इसको ट्रिक को पढ़ना है ताकि आपके माइंड में ये बस जाए कि हाँ यार ये ट्रिक है और इसको इस तरह याद करना है। ट्रिक क्या है, दसों पॉप जा पवेपा वर्क, मतलब पेपर वर्क कर। देखो दसों पॉप कोई पंजाबी है जो बोल रहा है दसों दसों पॉप जा पेपर वर्क वेज पर इनको एडविक नट NENV MSP देकर, ठीक है। MSP के बारे में बहुत कोई सिख वगैरह बात करेगा, ठीक है, पंजाब रीजन वाला, ठीक है। और वो क्या कहेगा, वेज पर इनको एडविक नट वीक नट और NENV MSP देकर, NENV कोई भी NENV MSP देकर। तो आप इस तरह याद कर लेंगे, दसों पॉप जा पेपर वर्क कर और क्या कर वहाँ पर वेज पर इनको क्या दे क्या, वीक नट दे क्या या फिर क्या दे क्या, NENV कोई भी MSP देकर, NENV MSP देकर, ठीक है। ये आपको ट्रिक है और इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद कर सकेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। दसों पॉप, तो दसों पॉप से आपका पहला क्या आ जाता है यहाँ पर बच्चों, दसों पॉप से आपका आ जाएगा D से दसों। अब इसको तोड़ा जाए तो कैसे आपको याद करना है, दसों पॉप जा आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल नंबर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 आर्टिकल तक, 36 से 51 आर्टिकल तक बहुत अच्छे से आपको याद करना है। 51 एक है, वो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, अभी आपको याद करना है 51 तक अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद करना है ये 51 तक। सबसे पहला आर्टिकल आ जाता है यहाँ पर दसों पॉप जा, डा से आपको याद रखना है डेफिनेशन के बारे में बात करेगा, दसों पॉप जा। दा से आपको याद रखना है डेफिनेशन के बारे में बात करेगा। देन ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 36, और 36 के बाद 37वां आर्टिकल आपको यहाँ ए से एप्लीकेशन याद रखना है, ठीक है, एप्लीकेशन। और 38वां में सो से सोशल ऑर्डर के बारे में बात करेगा 38 में, ठीक है। POP प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी 39 में आपको बात करेगा सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कि स्टेट को फॉलो करना है 39 में। तो यहाँ तक आई होप को समझ आएगा। और जा से क्या हो जाएगा, लीगल एड के बारे में बात करेगा, जस्टिस एंड लीगल एड, जा से जस्टिस, ठीक है, जा से जस्टिस के बारे में आपको यही बात करेगा। दसों पॉप जा, ये पूरी ट्रिक है,
ठीक है, एक बार और मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। दसो पॉप जा। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा डी से डेफिनेशन, 36 ए से एप्लीकेशन, 37 तो एप्लीकेशन किसका, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 38 में आपको बात करेगा सो से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, 39 में आपको बात करेगा पॉप प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या क्या फॉलो करना है। और 39 ए ये यहाँ पर आपको याद करना है कि ये बाद में ऐड करा गया है। 39 ए जा से फ्री क्या हो जाएगा, फ्री लीगल एड के बारे में बात करेगा ए से, और जस्टिस के बारे में बात करेगा, इक्वल जस्टिस। कौन से आर्टिकल में, 39 ए में। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आपको इस बार एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, लेट्स मूव। अब यहाँ पर आपको आ जाएगा दसों पॉप जा के बाद आता है पवेपा वर्क। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, 40, 41 और 42। ठीक है, 40 बड़ा आसान है, आपको पंचायत राइट्स। कुछ आर्टिकल्स बेटा बच्चों आपको ऐसे भी याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है 40 किसके बारे में बात करेगा, पंचायत के बारे में बात करेगा। 44 किसके बारे में बात करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेगा। काफ़ी अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह 48 आपको क्या बात करेगा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेगा, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। ये कुछ आर्टिकल्स है जो आपको बिल्कुल माइंड में याद रखना है, और देन आपको ट्रिक भी याद करना है बाद में। तो बेसिक तो पहली चीज़ें याद रखनी है, देन आपको अगर पूरा याद रहता है तो ट्रिक के थ्रू आप पूरा भी याद कर सकते हो। पवेपा वर्क। अब देखिए, पा से आपको याद हो जाएगा पंचायत के बारे में बात कर रहा है। देन यहाँ पर 41 में आ जाएगा वेपा। अब वेपा को आपको ओपन करना है। ठीक है, वर्क के बारे में बात करेगा, एजुकेशन के बारे में बात करेगा, पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात करेगा कि आपका राइट टू वर्क है, आपका राइट टू एजुकेशन है, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस भी है। ठीक है, इन सर्टेन केसेस। कौन सा आर्टिकल में, 41 में बोला गया है। ठीक है, अब 42 में आपको बोला गया है वर्क के बारे में। तो आपको यहाँ पर क्या बोलता है 42 में, कि आपके पास जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कहीं भी मतलब कुछ भी काम कराया जा रहा है किसी तरह से, और आपके पास राइट है कि आप मैटरनिटी रिलीफ ले सकते हो। ये सारी चीज़ें किस में है, 42 में है, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में और जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इसके पहले, अब मैं बढ़ने से पहले 42 के आगे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो DPSP है, DPSP बेटा जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कोर्ट में जाके कि ये राइट था और हमारा ये राइट स्टेट ने नहीं माना है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। यही डिफरेंस है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में, कि DPSP क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, और ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसमें DPSP में बेटा 3 तरह के प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे, सोशल प्रिंसिपल्स, ठीक है, सोशली और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ये दोनों एक साथ मिलेगा। देन आपको यहाँ पर मिलेगा लिबरल प्रिंसिपल्स, और तीसरा आपको मिलेगा गांधीयन प्रिंसिपल्स, कि गांधी के क्या क्या विचारधारा रहे और गांधी जी क्या क्या चाहते थे। शायद से उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे स्टेट के पास कि उनको वो ला सके, लेकिन बाद में स्टेट को बोला गया था कि ये डायरेक्टिव्स हैं, आपको इनको फॉलो करना है आगे चल के। ठीक है, जैसे कि पंचायत इसी में हो गया, काऊ की जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री के कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो सारे किसके आर्टिकल्स, वो सारे गांधी जी के विचारधारा के आर्टिकल्स थे। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब करा गया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 43 से आगे हम बढ़ेंगे, 43, 44 और 43, 44, 43। ठीक है, और इसमें आता है A, 43A, 43B और 44। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है वेज पर इन कोटू। ठीक है, वेज पर इन कोटू। तो 43 आपको क्या बात करेगा, लिविंग वेजेस के बारे में, लिविंग वेजेस के बारे में बात करेगा। 43 ये क्या बात करेगा, पार से क्या है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पार से आपको याद क्या करना है, पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का। कहाँ पर, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। ठीक है, 43B क्या बात करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको को से क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव। को से आपको याद रखना है, को से 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो 43B में, और एक बात करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, UCC 44 में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार इसको आप अच्छे से रिकॉल एंड पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए 45, 46 और 47, 45, 46 और 47। अब यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। एडवीक नट, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, आपको बस ये रिकॉल करना है। एडवीक नट, एड से आपको बात करेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 45।
ठीक है। 45 के बाद आपको यहाँ याद करना है 46 में किस चीज़ के बारे में बात करेगा, वीकर सेक्शंस के बारे में, वीकर सेक्शंस के बारे में 46 बात करेगा। 47 के बारे में आप बात करोगे न्यूट्रिशन को बढ़ाना, ठीक है, न्यूट्रिशन को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी 47 में, ठीक है। और याद कैसे करना है, सबसे पहला आपको 36, 40, 44, 48, अगर ये सारी चीज़ आपको याद हैं तो आपको ट्रिक्स के ही थ्रू याद हो जाएंगी, ठीक है। जो अगला ट्रिक आपका स्टार्ट होगा NENV, वो कहाँ से है, 48 से। 44, 45, 46, 44 तक आपका ख़त्म हुआ था पहला इनकोटू, ठीक है, वहाँ तक था। अब यहाँ पर आपने एक पढ़ा एडवीक नट, अब आगे चलते हैं NENV। NENV आपका कवर करता है 48 से 48 और 48A, ठीक है, दोनों को यहाँ कवर करेगा। दो आर्टिकल यहाँ पर आते हैं। 48 में आ जाएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। 48A आपका आ जाएगा एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, जो कि बाद में ऐड करा गया, एनवायरनमेंट के बारे में 48A। 49, 50 और 51 MSP से, M से आपको यहाँ याद आना चाहिए मॉन्यूमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। S से यहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, किससे, एग्जीक्यूटिव से बात करेगा। और P से क्या बात करेगा, यहाँ पर आपको पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने के बारे में बात करेगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, 49, 50, 51। 49 में आपको प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स करना है, जो भी प्लेसेस हैं या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस की, उन सबको आपको प्रोटेक्शन करना है। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, 49 में। 50 में आपको बताया गया है क्या करना है, आपको यहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 में आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बच्चों, अब आगे का हम जो ये सारा है हमारा थोड़े बहुत और आर्टिकल, कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराए हैं। ये आपका पार्ट 1 में हमने कहाँ तक कवर करा है, यहाँ पर हमने 51 तक पूरा कवर कर लिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स मैंने आपको कवर कराए। पहला पार्ट था आपका यूनियन, दूसरा पार्ट आपका आ जाता है यहाँ पर सिटीजनशिप, देन तीसरा पार्ट आपका आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स, और फोर्थ पार्ट आपका आ जाएगा DPSP। यहाँ तक मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू पूरा करा दिया है। DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, कोई भी हो गया, सबके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो सबसे पहले एग्जाम्स में आते हैं। तो पहले आपको उनको याद करना है, देन आपको ट्रिक को पूरा याद कर लेना है, और जब ट्रिक याद हो जाए देन आप वो ट्राई करना है MCQs देने का, कि आपसे वो MCQs में सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन आपको एक बार और कोशिश करना है रिकॉल करने की। सारा रिविजन मेक्स मैन परफेक्ट। आपको जितना आप रिविजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका ये बहुत ज़्यादा माइंड में ग्रैब होता रहेगा। चलिए आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये समझ आया होगा आपको।